हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो हमारी क्लास 10th की जो सीरीज चली थी बीसीएमसी की, ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है सन 2023 का सेट नंबर 5। इससे पहले हम 23 के सभी चारों सेट और सन 2024 के सभी सेट को सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि हर क्लास में कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होती है और उन्हें हम क्लास में साथ ही साथ लर्न भी करते चलते हैं। तो आप जिस लोगों ने परमानेंट जो हमारी सीरीज देख रहे हैं और डेली क्लास कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि हमारी वीडियो में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं उन्हें बार बार हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक बार पढ़ने के बाद हमें सभी क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं और हमारी अच्छे से तैयारी भी हो रही है। इस प्रकार से अगर हम सही से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो 25 में आने वाले एक भी MCQ हमारे नहीं छूटेंगे, सभी के सभी हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1789। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, जोसेफ मेसनी का संबंध था, मतलब जोसेफ मेसनी था उसका संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से, या जर्मनी के एकीकरण से, या इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इटली का एकीकरण हुआ था, उसमें किसने भूमिका निभाई थी? जोसेफ मेसनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, इटली के एकीकरण में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इसमें पूछा गया हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब अधिकार से पूछा जाता है, तो वो किसका हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया, निम्नलिखित में किसने वारदोली सत्याग्रह में नेतृत्व किया था? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, वो भी सत्याग्रही से रिलेटेड थे, लेकिन कभी भी ये मत देख लेना कि हमने महात्मा गांधी के सत्याग्रह पढ़े हैं तो हम उन्हीं का आंसर लगाना। लेकिन इसका पूछा गया बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो याद रखना, बारदौली सत्याग्रह किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गलती से ऑप्शन महात्मा गांधी मत लगा देना। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है? मतलब ये मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इससे मतलब ये था कि जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो पूरे यूरोप में क्रांति फैल चुकी थी। इसी प्रकार से मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया, भारत में संघीय राज्यों की संख्या है, मतलब पूछा कि संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब एक होता है राज्य और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो हमसे पूछा गया भारत में राज्य कितने हैं, तो टोटल कितने राज्य हैं करंट में? 29। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो ये तो सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या है? हमारा इंडिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। भारत की जो 8वीं अनुसूची दी गई है, उस 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं वो टोटल भाषाएं कितनी हैं? तो सब लोगों को पता है कि भारत की जो अनुसूची में भाषाएं, जो भारत में भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान द्वारा, वो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 22। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र जो होता है उसमें जो शक्ति का स्रोत रहता है वो क्या रहता है? तो जैसे हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली क्या होती है? जनता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता। क्योंकि जनता जिसे शासक चुनेगी वही शासक बनेगा, जिसे हटाएगी वही हट जाएगा। तो मुख्य जो सबसे ज़्यादा पावर शक्ति रहती है वो किसके पास रहती है? जनता के पास। तो करेक्ट आंसर क्या है? जनता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म जाति के आधार पर हुआ था? ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया, प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? औसत आय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत आय। इसे हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति
आय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? औसत आय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मैंने ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि जो हमारे गतिविधियों से जो सेक्टर वाला चैप्टर है जिसमें क्षेत्रक पढ़ने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा 1-2 MCQ मिलते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, जो चीज़ें हम प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, दुग्ध यानी डेयरी हो गया, खनन भी प्राथमिक क्षेत्रक में ही आता है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है, जो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, औद्योगिक। क्योंकि औद्योगिक में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं, जैसे गेहूं से आटा बनाया, आटे से ब्रेड बनाना, या कोई अन्य जो वस्तुओं का उत्पादन करना, बिस्किट का उत्पादन करना, तो ये सब किस में आते हैं, द्वितीयक में। तो पूछा है द्वितीय क्षेत्र के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। और कृषि भी प्राथमिक में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा। देखो उसी चैप्टर से ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर हो गया। तो हमारे तृतीय क्षेत्र में क्या था, मैंने बताया था सेवा, संचार और परिवहन, ये सब किस में आते, तृतीयक में। ये अलग अलग डिवाइडेशन करके निकाल दिए जाते। तो तृतीयक सेवा किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तृतीयक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, मतलब भारत में जो व्यापार होता है वो अधिकांश किस मार्ग से होता है, समुद्र मार्ग से या सड़क मार्ग से। तो सबसे ज़्यादा व्यापार किससे करते हैं, समुद्री मार्ग से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सन 2024 का जब सेट अपने लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 24 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है इनमें से किस राज्य यानी संघ राज्य की काली मृदा पाई जाती है। कल ही हमने क्वेश्चन किया था कि काली मृदा किस में पाई जाती है। और काली मृदा, सबसे पहली बात तो ये समझो काली मृदा उपयोगी किस में होती है। तो काली मृदा किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए, यानी कपास रुई जो होती है, तो जूट, जिसे जूट कपास बोलते हैं, तो सबसे उपयोगी होती है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कल ऑप्शन में क्या था हमारा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछा गया एजेंडा 21 का संबंध किससे है। जो एजेंडा 21 रखा गया था वो किससे है, ओजोन क्षरण से, या वैश्विक तापन से, या जलवायु परिवर्तन से, या सतत पोषणीय विकास से। तो जो एजेंडा 21 रखा गया था वो क्या था, वैश्विक तापन से। वैसे सतत पोषणीय विकास भी हो जाएगा, इसमें रखा गया था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वैश्विक तापन से। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था। पूछा गया ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो कब और किसकी वजह से प्रारंभ किया, तो हमें सन बतानी है। तो ग्रीन इंडिया कब लागू किया गया था, सन 2014 में, जब बीजेपी की सरकार फर्स्ट बार आई थी। नेक्स्ट देखते हैं सन 2019 पूछा गया 19 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन सी फसल मुख्य जायद फसल का उदाहरण है। मतलब 4 फसलें दी गई हैं ये, इनमें से कौन सी फसल है जो जायद की फसल है। तो जायद की फसल में क्या आ जाएगा हमारा, तरबूज। ऑप्शन डी क्या है, जायद की फसल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाले खनिज है, मतलब जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उसमें जो खनिज पाया जाता है वो कौन सा है। तो फॉस्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। आई होप आपको 20 के 20 MCQ अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपने देखा कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, कम से कम इसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, जो हमने 24 वाले सेट में भी मिले और हमें 30 वाले में मिले। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने कल सेट सॉल्व किया था उसी में से मिले। तो आप अगर इसी प्रकार से अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपके 20 के 20 MCQ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जो आप सन 2025 की एग्जाम देने बैठोगे तो आपका एक भी MCQ नहीं छूटेगा, आप सभी कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस क्लास का अगर PDF पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी PDF और क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही।